आज की जो शीट है, शीट का टाइटल है ए हॉट टिकट। भाई देखो, हॉट टिकट क्या होता है? हॉट टिकट का मतलब होता है समथिंग इन डिमांड, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ को कहते हैं, यानी समथिंग इन डिमांड। मैं कह सकता हूँ आपसे समथिंग इन डिमांड, वही चीज़ होती है बच्चों हॉट टिकट। या इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है ए पॉपुलर आइटम दैट एवरीवन वांट। ठीक है, इसे याद करने की अगर बारी आई बच्चों, याद करने की अगर बारी आई तो मैंने इसे कैसे याद रखा? मैंने इसे याद रखा भाई हॉट टिकट। इलेक्शन में टिकट विकट मिलती है और वो टिकट मिलने पर ना कई बारी इतना इशू हॉट हो जाता है, इतनी गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, कोई किसी को गोली मार देता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उस तरीके से मैंने याद रखा था, यानी वो टिकट जो होती है बहुत डिमांड में होती है, हर एक को वो टिकट चाहिए, इसीलिए इस शीट का टाइटल ये रखा, ये हॉट टिकट। ठीक है, रख लोगे याद। और जो आपकी डेली डोज है उसे भी कोशिश करेंगे कि एक हॉट टिकट ही बनाएं, इसे इसका लेवल और अच्छे से और इम्प्रूव करें, सिखाने का भी और चीज़ों का भी। देखो अभी क्या है, शुरुआत है, सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। अभी कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं, तो अभी मैं इसके अंदर बहुत मुश्किल चीज़ नहीं डाल सकता, बहुत टिपिकल चीज़ नहीं डाल सकता। इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ आए जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट हो, थोड़ा सा लेवल अप हो जाए आपका। फिर इसके अंदर बैंकिंग के हिसाब से भी काफ़ी टिपिकल चीज़ें इस शीट के अंदर आएंगी भी। एक बारी थोड़ी ग्रामर और वोकैब इस शीट से हम सीख जाएं, पहले ग्रामर और वोकैब दोनों इन शीट से सीख जाए थोड़ी थोड़ी, फिर इस शीट्स का लेवल बहुत अच्छा, इससे भी काफ़ी टिपिकल लेवल की चीज़ें इसके अंदर करेंगे। तो पहले हम एरर ढूंढते हैं भाई। फर्स्ट एरर क्या कहता है? देर इज़ ए हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एज ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस डन बाय 100 वॉलेंटियर्स फॉर द किसान रिपब्लिक डे परेड। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि एक हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने व्हील्स के ऊपर। देखो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का क्या मतलब होता है? हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का मतलब होता है बच्चों, हॉस्पिटल और व्हील का मत ऑन व्हील का मतलब होता है भाई एक फोर व्हीलर, यानी एक ट्रैक्टर वगैरह के ऊपर उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल सा बना दिया। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, किस लिए बनाया? प्रिपरेशन का एक पार्ट था, डन बाय, किसने किए ये? 100 देखो 100 नहीं, यहाँ आना था हंड्रेड्स। हमने सीखा था बच्चों कि 100 एक काउंटिंग है, और ये काउंटिंग इस केस में डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं है तो मैं इसका प्लूरल लगा सकता था। मैंने किसी डेली डोज में बताया था ना, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है भाई। सीधी सी बात है, अगर इसके आगे कोई काउंटिंग होती, अगर मैं इसके आगे लिख देता 200, तो मैं इसके पीछे 100 के पीछे एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकता था, क्योंकि डेफिनेट काउंटिंग का प्लूरल नहीं होता। लेकिन ये तो इनडेफिनेट काउंटिंग थी, इसीलिए इसका मैंने प्लूरल बना दिया। यहाँ सीखने वाली एक और बात आई बच्चों, वॉलेंटियर। ये क्या होता है? ये वो होता है भाई जब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, सेल्फ इंटेंशन से हम कोई काम करते हैं। इलेक्शन वगैरह में ड्यूटी लग गई, कोई ब्लड कैंप लगा है उसमें हमारी ड्यूटी लग गई, वहाँ हमें काम करना है, कुछ पैसा थोड़ी मिल रहा है, लेकिन हम वो चीज़ कर रहे हैं क्यों? सेल्फ इंटेंशन, हम खुद वो चीज़ करना चाहते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि भाई विलिंगनेस टू डू समथिंग, जो हम अपने आप करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। अगली सेंटेंस में कहता है इट हैज़ 4 बेड्स अलोंग विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड विल रोल अलोंग विद द अदर ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग द परेड। भाई इसके अंदर तो देखते ही एरर मिला, देखो इसके अंदर एरर मिला। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। फर्स्ट सेंटेंस में एक बारी वर्ब देख लेते हैं भाई, प्रैक्टिस तो वर्ब की करनी ही है। हॉस्पिटल क्या है बच्चों? हॉस्पिटल एक नाउन है। इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है, ये कह रहा है देयर इज़ ए हॉस्पिटल। ये देयर मेरा किस चीज़ का आंसर है बच्चों? ये देयर मेरे वेयर का आंसर है। और देयर इज़ ए हॉस्पिटल में भाई हॉस्पिटल ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मैं पूछ सकता हूँ वेयर इज़ हॉस्पिटल, आप कहोगे सर देयर इज़। यानी इस तरह के केस में भी इन्वर्जन हो रहा है, देख लो ये भी एक तरह का इन्वर्जन है। भाई जो सब्जेक्ट है मेरा वो वर्ब के बाद ही तो आ रहा है, इसका सब्जेक्ट है क्या? हॉस्पिटल ही तो है, देयर तो वेयर का आंसर है, और ये तो एडवर्ब है। तो ये इस सेंटेंस का एक बारी थोड़ा सा स्ट्रक्चर था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आगे देखते हैं। इट हैज़ 4 बेड्स अलोंग विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड विल रोल अलोंग विद द अदर ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग द परेड। ये कहता है भाई उसी सेंटेंस से लिंक्ड है कि जो हॉस्पिटल है ना व्हील्स के ऊपर, उसके अंदर 4 बेड है, 4 बेड है। देखो
अब इस इट ने किसको रिप्लेस किया जी? इस इट ने उस हॉस्पिटल को रिप्लेस किया था। हमने यह सीखा था ना, इट एक डमी सब्जेक्ट है। यहाँ इट कैसे बिहेव कर रहा है, एक डमी सब्जेक्ट है। इससे पहले आगे या पीछे कॉन्टेक्स्ट में जिक्र होना चाहिए, देखो इसने कर दिया। इट हैज़ 4 बेड्स, उसके अंदर 4 बेड है, अलॉन्ग विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स। भाई इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ इक्विपमेंट होना चाहिए था। इसके पीछे से एस हटा देते, ये बिल्कुल ओके हो जाता। इक्विपमेंट होना चाहिए था, इक्विपमेंट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? एक बात सोचो मेरी, इक्विपमेंट का मतलब ही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। भाई किसी चीज़ के पीछे एस कब लगाते हैं? जब वो चीज़ प्लूरल हो। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो अपने आप ही प्लूरल है। इस सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकता है भाई? इसके अंदर आपका प्लायर्स आ सकता है, जो आपका प्लास होता है वो आ गया। इसके अंदर आपका हैमर आ गया, कोई इक्विपमेंट बॉक्स है मेरा, उसके अंदर हैमर आ गया। उसके अंदर आपका स्क्रू ड्राइवर आ गया, भाई पेचकस भी आ गया। तो इसके अंदर तो ऑटोमेटिक ही इंस्ट्रूमेंट्स का सेट है, तो इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लूरल कैसे बन जाएगा? ये पूरा है, इसके अंदर प्लास भी है, पेचकस भी है, हथौड़ा भी है, तो ये पूरा ही क्या है? इक्विपमेंट है भाई, एक सेट है इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉट फ्रॉम पंजाब फॉर दी परेड। मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर्स, देखो कैसे ट्रैक्टर्स हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, या मैं कह सकता हूँ ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉट, ये सेंस दे रहा है कि ट्रैक्टर हैव ब्रॉट फ्रॉम पंजाब फॉर द परेड, ट्रैक्टर्स लाए हैं पंजाब से। भाई ट्रैक्टर क्या लेकर आए हैं पंजाब से? ट्रैक्टर नहीं लाए, ट्रैक्टर्स को लाया गया है। ट्रैक्टर थोड़ी ले आए पंजाब से कुछ भी, ट्रैक्टर्स को लाया गया है। और जब ट्रैक्टर्स इस ब्रॉट वर्ब को खुद नहीं कर रहा बच्चों, तो ट्रैक्टर क्या इस ब्रॉट वर्ब का डूअर बना? डूअर नहीं बना। ट्रैक्टर इस ब्रॉट वर्ब का रिसीवर बना। और भाई मैंने सीखा है कि जब भी कभी सब्जेक्ट वर्ब को खुद कर जाता है तो मैं एक्टिव वॉइस यूज़ करता हूँ। और जब कभी सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर ना हो के बल्कि रिसीवर हो, सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर ना हो के भाई रिसीवर हो, उस केस में मैं पैसिव फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। नहीं आया तो एक शीट थी, स्पीक अप योर वॉइस ऐसे करके, फाइंड योर वॉइस करके एक शीट थी, उसे देखो एक बारी, उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी क्योंकि इन ट्रैक्टर्स को लाया गया, ये खुद नहीं आ गए। तो यहाँ क्या आना था बच्चों? हैव बीन ब्रॉट। एक चीज़ और कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, एक वर्ब होती है बाय, एक वर्ब होती है ब्रिंग। भाई बाय वर्ब का क्या हो जाएगा? बाय, बोट, बोट। ब्रिंग का ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। बस यहाँ आर है, यहाँ आर नहीं है। दोनों के मीनिंग का डिफरेंस देख लो। बाय का मतलब होता है बच्चों खरीदना। जैसे मैं किसी से कह दूँ, मान लो टीचर स्कूल में किसी बच्चे से कह दे बाय ए न्यू वाटर बॉटल, कि भाई एक न्यू वाटर बॉटल ले ले, तेरी ये बोतल ख़राब हो गई, बाय ए न्यू वाटर बॉटल, तो उस सेंस में वो खरीद रहा है। और यह टीचर कह दे ब्रिंग योर वाटर बोतल, कि भाई अब ब्रिंग योर वाटर बोतल का मतलब क्या है कि तेरे घर पे जो भी बोतल पड़ी है उसे उठा ला। ये इस सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, इस सेंस में यूज़ होता है। एक बारी फोर्थ सेंटेंस को पढ़ो। सिमरन सिंह ए 22-year-old फार्मर फ्रॉम कपूरथला एंड हिज फ्रेंड्स हैव कम हेयर विद 2 ट्रॉली कैरिंग 11 ट्रैक्टर्स। भाई एक बात मुझे बताओ, सिमरन सिंह क्या था? सिमरन सिंह एक नाउन था। बच्चों अब चीज़ों को थोड़ा सा डीप में सोचा करो ताकि ग्रामर पर अच्छी पकड़ होती जाए। सिमरन सिंह क्या था? एक नाउन था। और नाउन में भी सिमरन सिंह कैसा नाउन था भाई? प्रॉपर नाउन था। सिमरन सिंह बोलते ही एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर व्यक्ति का ध्यान आया ना, इसीलिए वो कैसा नाउन है बच्चों? प्रॉपर नाउन है। सिमरन सिंह ए 22-year-old फार्मर, 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कहता क्या है? एक 22 साल का किसान है ये। ठीक है, कहाँ से? कपूरथला से है, कोई दिक्कत नहीं थी, इसे हटा सकते थे। ए ए 22-year-old फार्मर, सब्जेक्ट देखो, एक सिमरन सिंह है और एक उसके कुछ फ्रेंड्स है। किससे जोड़ रहा है? एंड से जोड़ रहा है भाई। किससे जोड़ रहा है बच्चों? एंड से जोड़ रहा है। या मैं कह सकता हूँ एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स कैसा नाउन था भाई? फ्रेंड्स एक कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो। आपके भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, किसी और के भी फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह दिख जाएगी। जो भी हर जगह दिख जाए वो कॉमन नाउन होता है भाई। तो एक सिमरन सिंह और उसके फ्रेंड, यानी सब्जेक्ट प्लूरल, इसीलिए इसने वर्ब भी कैसी लगाई? प्लूरल। कम, देखो कम V3 थी, कम केम, कम वेयर, कहाँ आ गए? हेयर।
हेयर यहाँ आ गए, यानी ये किसका काम कर गया, एडवर्ब का काम कर गया। किसके साथ आ गए, विद, अपने साथ में लाए, क्या लाए, टू ट्रॉली। टू ट्रॉली लाए या टू ट्रॉलीज लाए बच्चों, टू ट्रॉली लाए ये बंदे या टू ट्रॉलीज लेकर आए, प्लूरल लाएंगे भाई, सीधी सी बात थी। टू बॉयज़ बोल सकता हूँ या टू बॉय बोलूँ, टू बॉयज़। टू बेंचेस बोल सकता हूँ, टू पेंसिल्स बोल सकता हूँ, टू क्वेश्चंस बोल सकता हूँ, टू टू बाइक्स बोल सकता हूँ, यानी टू एक एडजेक्टिव था, टू एक एडजेक्टिव था। और कौन सा एडजेक्टिव था बच्चों, टू एक मेरा कार्डिनल एडजेक्टिव था। हमने पीछे किसी क्लास में किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब मेरे ऑर्डिनल एडजेक्टिव थे और टू मेरा एक कार्डिनल एडजेक्टिव था और प्लूरल था, इसीलिए इसके बाद ट्रॉली नहीं, मुझे चाहिए था ट्रॉलीज। यहाँ इस पार्ट में एरर था। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटेस्ट विल बी हाई पीसफुल बट जस्ट इन ए केस ऑफ एन अनटोवर्ड इंसिडेंट वी शुड बी प्रिपेयर, ही सेड। भाई बंदा कहता है कि जो प्रोटेस्ट है ना वो पीसफुल तरीके से ही होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमें तैयार रहना चाहिए उस गड़बड़ के लिए। इसके अंदर बहुत सारी सीखने की चीज़ें मिलेंगी आपको। देखो, द प्रोटेस्ट विल बी हाई पीसफुल, भाई हाई पीसफुल तो नहीं होता। हमने भी पढ़ा है कि हाई तो एक एडजेक्टिव होता है। हम कहते भी बंदे का एटीट्यूड बड़ा हाई है, हाई एटीट्यूड है, हाई हाई कोई भी चीज़ हाई है मतलब वो एक उसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो हाई है। तो यहाँ पर तो पीसफुल के लिए कुछ चाहिए था और पीसफुल भी एडजेक्टिव था। कैसे पता लगा भाई, पीसफुल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, पीसफुल होता है बच्चों, रिस्पेक्टफुल होता है और आपका फोर्सफुल होता है, यानी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये सब। तो यहाँ से एक बात और सीख लो बच्चों, जिस चीज़ के पीछे फुल आता है ज़्यादातर केसेस में वो एडजेक्टिव है। पीसफुल भी एक एडजेक्टिव है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है भाई, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है, यानी भाई जिस चीज़ के पीछे फुल आए वो एडजेक्टिव है। और एक बात और याद रखना, आज मैं आपको हिंदी की संधि और सिखा देता हूँ। फुल ये होता है डबल एल, लेकिन जब ये किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है, नाउन के साथ जुड़ जाता है और एडजेक्टिव बनाता है तो उसके पीछे एक एल हट जाता है। देख लेना, ब्यूटीफुल में भी एक ही एल आएगा, रिस्पेक्टफुल में एक ही एल आएगा, पीसफुल में एक ही एल आएगा। स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आते ही हैं एग्जाम्स में। तो अब ये जो एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई कौन करेगा बच्चों, उसको क्वालिफाई करेगी मेरी एडवर्ब। और एडवर्ब तो हाई नहीं, एडवर्ब तो हाईली होनी चाहिए थी। हमने पीछे किसी क्लास में सीखा था बच्चों, नहीं भी सीखा तो आज सीख लो। नाउन के पीछे एल वाई लगा के उसका एडजेक्टिव बनाया जाता है, नाउन के पीछे एल वाई लगा के उसका एडजेक्टिव बनता है। और एडवर्ब के पीछे एल वाई लगा के, सॉरी, नाउन के पीछे एल वाई लगा के उसका एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा के उसकी क्या बनती है बच्चों, उसकी एडवर्ब बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई है। देखो, ब्यूटी एक नाउन था, हाँ इससे नहीं, ब्यूटी तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीसफुल को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए थी और वो आनी थी हाईली पीसफुल। कैसा प्रोटेस्ट होगा बच्चों, हाईली पीसफुल होगा। एक बारी इस सेंटेंस के अंदर कुछ वोकैब दिखी मुझे, और वोकैब दिखी तो मुझे बताने का मेरा फ़र्ज़ है। भाई इसके अंदर मुझे वोकैब दिखी अनटोवर्ड। अनटोवर्ड, अनटोवर्ड क्या होता है भाई, अनटोवर्ड। देखो, अनटोवर्ड, अनटोवर्ड, एक सेकेंड, अनटोवर्ड, इसके अंदर मुझे दिखा वार्ड। वार्ड, देखो हम कई बार कहते भी हैं, वार्ड क्या होता है भाई, वार्ड, वार्ड कहते हुए स्कूल में भी कहते थे कि योर वार्ड इज़ नॉट वर्किंग वेल। वार्ड का मतलब होता है एक तरह से एक बच्चा जो किसी और की निगरानी में, कहते भी है ए चाइल्ड विच इज़ ऑन गार्ड। स्कूल में बोलते भी थे भाई, मेरे रिपोर्ट कार्ड में हमेशा लिखते थे योर वार्ड इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपका बच्चा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी द क्लास टीचर ऑन मंडे। हमेशा ही हम तो हर मंडे को मम्मी पापा को लेके ही जाया करते थे। तो अनटोवर्ड यानी वर्ड से मुझे पता चला बच्चों कि इसकी एक सेंस आती है चाइल्ड। देखो इसकी और भी सेंस आती है, हॉस्पिटल के अंदर भी वर्ड होता है बच्चों, होता है ना, तो इस वर्ड की और भी सेंस आती है, लेकिन मैंने इसे उस वर्ड से लिंक किया जो मेरे रिपोर्ट कार्ड में मैडम लिखती थी। ठीक है, अनटोवर्ड। अब देखो अनटोवर्ड, अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब होता है कुछ नहीं कहना, अन का मतलब अन मतलब कुछ नहीं कहा। मैंने इसे कैसे याद करा, अनटो,
अन का मतलब कुछ नहीं और टो का मतलब टोकना। भाई मेरे मम्मी पापा मेरे को कभी कुछ टोकते ही नहीं थे कि ये मत कर वो मत कर, मेरे को कभी डांट मारते ही नहीं थे। अनटोवर्ड था मैं, कैसा वार्ड था उनका, मैं अनटोवर्ड वार्ड था, वो मुझे कभी टोकते ही नहीं थे। तो मैं कैसा बच्चा बन गया था या मैं कैसा था, मैं एक अनकंट्रोल व्यक्ति था, अनरूली था। इसका मतलब ही होता है भाई अनरूली, जिसमें कोई कायदे कानून नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल मैच्ड है। अनरूली है वो चीज़, या वो चीज़ कैसी है भाई, अनकंट्रोल्ड है। इसीलिए ये बंदा कह रहा है कि भाई करणवीर सिंह कह रहा है, नहीं करणवीर सिंह नहीं कह रहा, जो भी कह रहा है वो कह रहा है कि भाई हम तो कोशिश करेंगे कि पीसफुल, हाईली पीसफुल रहे प्रोटेस्ट, लेकिन कोई अनटोवर्ड सिचुएशन इंसिडेंट ना हो जाए। अनटोवर्ड सिचुएशन ऐसी इंसिडेंट जो हमारे काबू से परे हो जाए। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड याद हो गया। देखो इसी का एक एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास निकल कर आता है बच्चों, इसी का एक एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास निकल कर आता है इनडेकोरस। क्या होता है भाई? इनडेकोरस। डेकोरस में पीछे ओ यू एस दिखा, ओ यू एस का मतलब होता है फुल ऑफ, और ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यानी इनडेकोरस का मतलब है फुल ऑफ समथिंग। अब ये इनडेकोरस क्या होता है? इनडेकोरस को सीखेंगे हम इटाइमोलॉजी से। इनडेकोरस, इन तो सारे बच्चे जानते हैं, एक नेगेटिव प्रीफिक्स था, यानी वर्ड था डेकोरस। वर्ड क्या था बच्चों? वर्ड था डेकोरस, और ये भी एडजेक्टिव था। इसके आगे इन लगा के मैंने इनडेकोरस बनाया। यानी अगर मैं इस डेकोरस का मतलब याद रख देता हूँ बच्चों, तो इनडेकोरस का अपने आप याद हो गया। और एक्चुअली में पता है वर्ड क्या था? एक्चुअली में वर्ड तो था डेकोरम। ये होता है जी नाउन। इसका एडजेक्टिव बनाया था डेकोरस, ओ यू एस, और उसका उल्टा, उसका विपरीतार्थिक शब्द बना दिया, एंटोनियम बना दिया इनडेकोरस करके। तो एक बार इस डेकोरम को बताते हैं भाई, डेकोरम क्या होता है? डेकोरम, डेकोरम, डेकोरम होता है भाई शिष्टाचार, ए कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को, किसी फंक्शन को, किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोटेस्ट को जब भी आप ऑर्गेनाइज करवाओगे तो उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, कोई तरीका तो होगा भाई, कोई तरीके से ही चीज़ें होंगी। कोई फंक्शन चल रहा है तो ये थोड़ी ना है सारे शराब पी के टुन हो गए, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, नहीं ना, कोई एक शिष्टाचार तो हो। उसी चीज़ को कहते हैं डेकोरम। वर्ड को अगर याद करने की बारी आई तो मैंने इसे कैसे याद किया? डेकोरम, डेकोरम। भाई देखो, मेरे घर वाले हमेशा ही कहते हैं, मेरी मम्मी अभी भी कहती है कि शराब वराब नहीं पीते, और मैं पीता भी नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे कैसे समझाया? मेरी मम्मी ने समझाया, देखो देखो, रम का और शिष्टाचार का कोई मेल नहीं है। इस वर्ड को मैंने उस सेंटेंस से याद किया भाई। देखो रम का और शिष्टाचार का कोई मेल नहीं है, इसके अंदर आ गया देखो रम, देखो रम और शिष्टाचार, यानी ए कोड ऑफ कंडक्ट। हो गया होगा वर्ड मेरे ख्याल से आपको याद। तो भाई डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार या ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो तो डेकोरस का मतलब भी होगा जो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो। डेकोरस का मतलब भी हो जो चीज़ शिष्टाचार पूर्ण तरीके से हो। और इसका उल्टा जब मैं बनाता हूँ, जब मैं इसका उल्टा बनाता हूँ बच्चों, इन डेकोरस, तो उसका मतलब क्या होगा? कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई ढंग से चीज़ें हो ही नहीं रही। यानी ये सिचुएशन कैसी है बच्चों? अनरूली है। ये सिचुएशन कैसी है बच्चों? अनरूली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वर्ड याद हो गया। एक और चीज़ आती है बच्चों, एक और चीज़ आती है बरसर्क। आपको क्लास में सर ने करवाया भी होगा, मुझे भी सर ने करवाया था बरसर्क। भाई बरसर्क का मतलब क्या होता है? बरसर्क का मतलब होता है पागल हो जाना। क्या होता है? पागल हो जाना भाई। टू गेट मैड, टू गेट मैड, या फिर कभी कभी एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। देखो पागल कब होता है इंसान? पागल कब होता है भाई? पागल होता है खुशी से, पागल होता है गम से, पागल होता है इंजॉयमेंट में। भाई इस वर्ड का यूज़ उस सेंस में होता है बच्चों कि मान लो कोई पब्लिक इधर इधर उधर इंजॉयमेंट कर रही है, कोई लीडर जीत गया और वो जश्न में इतने पागल हो गए, उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ दी, आते जाते लोगों से मारपीट कर दी। या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ इतनी उग्र हो गई कि गुस्से में जो दिखा उसे मार दिया, पीट दिया। यानी या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ये मतलब होता है जिस बरसर का। और इसके साथ बच्चों एक वर्ड यूज़ होता है पब्लिक के लिए, गो बरसर। पब्लिक गो बरसक। भाई गो बरसक आपको देखा हुआ मिल जाएगा एग्जाम में, ऐसे यूज़ होता है ये वर्ड। और बरसक को जब याद करने की बारी आई तो भाई कैसे याद करेंगे? बरसर्क, बरसर्क। भाई इसके अंदर दिखा बड़े सर। बड़े सर यानी स्कूल के अंदर एक बड़े सर होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, हेड मास्टर। वो हमारे वाले तो जो थे भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमेशा गुस्से से पागल ही होते थे।
हमें हमेशा ही वो हमारा स्वागत करते थे ढंग के तरीके से, तो भाई हमने तो ऐसे रिलेट किया था, आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। करणवीर सिंह 28, ये 28 क्या है? 28 करणवीर सिंह, 28 तरह के करणवीर सिंह थे क्या? नहीं, ये इसकी एज बता रहा है। हमने सीखा था ना बच्चों, 2 ब्रैकेट के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। 28 साल का लड़का है करणवीर सिंह। और करणवीर सिंह है क्या एक्चुअल में? करणवीर सिंह एक नाउन है। नाउन में भी कैसा नाउन है? नाउन में भी ये एक प्रॉपर नाउन है। ये क्या कहता है? करणवीर सिंह 28 फ्रॉम रूपनगर। कहाँ से है भाई? रूपनगर से है। फ्रॉम रूपनगर, ठीक है। फ्रॉम प्रपोजिशन है, रूपनगर भी एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। सेड, ये कहता है करणवीर सिंह कहता है भाई इसकी वर्ब आई सेड, इतनी दूर आई। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एंश्योरिंग नो आउटसाइडर इन्फिल्ट्रेट द परेड इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई करणवीर सिंह ने क्या कहा? नो आउटसाइडर इन्फिल्ट्रेट। भाई एंश्योरिंग वर्ब हो सकती है क्या? V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करती, कभी भी वर्ब का काम नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, एंश्योरिंग, वो क्या एंश्योर कर रहा है? नो आउटसाइडर इन्फिल्ट्रेट, भाई कोई भी आउटसाइडर ना घुसे इस प्रदर्शन में। तो यहाँ नो बच्चों, नो, यहाँ क्या बना? नो। इस करणवीर सिंह की तो वर्ब आ गई सेड, ठीक है। नो के लिए वर्ब यूज हुई इन्फिल्ट्रेट। इन्फिल्ट्रेट का हमने पीछे किसी सेशन में किया था। इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, अंदर घुसाना, रूल तोड़ देना, ट्रेस पासिंग करना। तो यहाँ इस नो के लिए जो वर्ब आनी थी बच्चों, वो कैसी आनी थी? नो का मतलब कोई भी नहीं, नो आउटसाइडर, कोई भी नहीं। इसके लिए जो वर्ब आनी थी वो सिंगुलर आनी थी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है जी? वर्ब सिंगुलर होती है जब वर्ब के पीछे एस लग जाता है। तो यहाँ इन्फिल्ट्रेट से आना था। और इसमें सिखाने वाली कोई चीज़ थी तो थी एक वर्ड, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। भाई देखो, इम्पोर्टेंट तो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, और हम कई बार कहते नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पक्का आएगा। तो इसके अंदर भी दिख रहा है अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी इस अटमोस्ट का मतलब होता है ऑफ ग्रेट या हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। भाई इस चीज़ को तो पक्का ही कर लो। यानी ये जो करणवीर सिंह है ये क्या कह रहा है कि और कुछ हो ना हो, सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रख रहे हैं हम कि भाई कोई आउटसाइडर हमारे इसमें प्रोटेस्ट में ना घुसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट विल हैव बुक शेल्फ एंड पेंटिंग्स सेड सतनाम सिंह फ्रॉम रूपनगर। ये कह रहा है भाई इट क्या है? इट एक डमी सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, करने दो। इट विल हैव, विल क्या है बच्चों? एक मोडाल है और इसके बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म है। ये कह रहा है इट विल हैव, उसके पास क्या होगा? ये कोई चीज़ है इट जिसके लिए बोल रहा है। बुक शेल्फ भी होगी और बच्चों क्या होगा? पेंटिंग भी होगी। देखो यहाँ बुक शेल्फ नहीं जचता, यहाँ जचता बुक शेल्फ्स। बुक शेल्फ्स क्या होती है भाई? अलमारी वगैरह नहीं होती जिसमें किताबें रखते हैं, रैक वगैरह, वो होगी। बेसिकली क्या था, ये कह रहा है कि जो एक ट्रैक्टर बना रहे हैं उसके अंदर बुक शेल्फ है और पेंटिंग्स है ताकि बच्चे भी पढ़ लें। अब यहाँ बुक शेल्फ क्यों आया? एक ही पेटी हो सकती थी, कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी बच्चों, ये एंड से जोड़ रहा था, और एंड से जोड़ रहा था तो मुझे लगा कि एंड ना दो सेम चीज़ों को जोड़ता है। या तो बुक शेल्फ और पेंटिंग कर देता, और नहीं तो भाई अप्रोप्रिएट चॉइस की अगर बात आती तो मुझे प्लूरल को प्लूरल से जोड़ देना था। इस पेंटिंग्स को मुझे किससे जोड़ देना था बच्चों? बुक शेल्फ से जोड़ देना था। यहीं से मुझे सेंस मिल गई थी कि भाई जब इतनी सारी पेंटिंग्स हैं तो शेल्फ्स ही होंगी, एक शेल्फ नहीं होगी। और वो तब भी नहीं समझे तो यूँ समझ लेते कि भाई प्लूरल को प्लूरल से जोड़ते, बेस्ट चॉइस रहती, मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाता, इसीलिए बना दिया। आगे बढ़ते हैं। Delhi Police Commissioner S.N. Srivastava on Sunday issued an order stating that all official on Republic Day duty should be ready for the parade। भाई जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है ना, श्री S.N. श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा है कि भैया संडे को एक ऑर्डर पास किया कि भाई सारे, और ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर स्टेट कर रहा था भाई सारे बंदे रिपब्लिक डे की ड्यूटी पर तैयार रहें। तो इसमें एरर तो छोटा सा था, ऑल ऑफिशियल नहीं, ऑल ऑफिशियल्स। ऑल बॉयज़ या ऑल बॉय, ऑल बॉयज़। ऑल बेंचेस या ऑल बेंच। भाई ऑल का मतलब होता है सारे, तो सारे के बाद एक ही चीज़ अपने आप में सारे हो जाएंगी क्या? मैं कह दूँ सारे मोबाइल और मैं सिर्फ मेरा मोबाइल रख दूँ तो वो सारे हो गए। सारे का मतलब एवरी वन देयर, भाई जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उन सभी को। ये तो बात हो गई एरर की। एक मुझे और चीज़ सिखानी थी आपको, कहाँ गया?
ऑफिशियल ऑन रिपब्लिक डे। ऑर्डर, ऑर्डर। भाई ऑर्डर का ना एक एग्जैक्ट सिनोनिम लगता है मेरे पास, ऑर्डर का एक एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे दिमाग में आया, डेक्री। डेक्री। भाई डेक्री का मतलब भी होता है ऑर्डर। डेक्री किस सेंस में यूज़ होता है, जब कोर्ट किसी चीज़ का ऑर्डर करती है ना, उस चीज़ को कहते हैं डेक्री। और ये नहीं है कोर्ट ऑर्डर कर रही है तो जज ने अपने उससे कहा सर्वेंट से भाई पानी का गिलास लिया, वो डेक्री है। डेक्री होता है एक ऑर्डर जो जनता के हक में फैसला दे, भाई जनता के लिए कोई कानून बनाए, उस चीज़ को बोलते हैं बच्चों डेक्री। उस चीज़ को कैसे बोलते हैं, डेक्री। वर्ड को अगर याद करने की बात आई तो शायद मैं पहले किसी सेशन में बता चुका हूँ। भाई गुजराती में ना अपनी बेटी को बोलते हैं डीकरी। तो एक औरत है या एक आदमी है, वो इतना बूढ़ा हो गया, वो सिर्फ अपनी बेटी को आवाज़ें लगाता रहता है, डीकरी डीकरी डीकरी। और ऐसा बोल के क्या करता है, जब भी वो आती है उसे कोई ना कोई ऑर्डर दे देता है, पानी लिया, ये चादर समेट दे, तो वो डीकरी डीकरी करता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑर्डर देना है। इस तरीके से याद कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ए कोल्ड ओवरकास्ट डे इन दिल्ली ऑन संडे विद द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉलिंग टू 15 डिग्री सेल्सियस विच इज 6 डिग्रीज कोल्ड देन नॉर्मल फॉर दिस सीजन। भाई देखते के साथ एरर मिल गया। क्या एरर मिल गया बच्चों? मुझे एरर मिल गया कि कंपैरिजन कर रहा है कि भाई 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ जो कि 6 डिग्री से ठंडा था, 6 डिग्री कोल्डर था देन नॉर्मल फॉर दिस सीजन। कंपैरिजन कर रहा था तो यहाँ कोल्ड एडजेक्टिव की मुझे पॉजिटिव डिग्री नहीं चाहिए थी, ये तो पॉजिटिव डिग्री थी, ये नहीं चाहिए थी। कंपैरिजन जब भी करता है तो क्या लगाता है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ मुझे लगाना था कोल्डर। क्या लगाना था बच्चों? मुझे कोल्डर। और भाई जब भी कंपैरिजन करता है तो ये अपने साथ में इस देन को यूज़ करता है। एग्ज़ाम में एरर बन जाता है, वो आपको ये ई एन दे देता है। ये ई एन तो सिचुएशन बताता है, व्हेन वो कहेगा देन, यानी ये वाला नहीं, ये ए एन वाला यूज़ होता है। एक चीज़ और सीख लो, सीखने वाली चीज़ मिल गई, डिग्री। भाई डिग्री दो तरीके से काम करता है। एक तो डिग्री होता है ये वाला नाउन। इस नाउन का मतलब जब होता है ना डिग्री, तब इसका मतलब होता है आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल या आपकी कोई ग्रेड। हम कहते नहीं हैं कि अभी तक तो इसकी डिग्री नहीं हुई, या बोलते भी यार मेरी डिग्री नहीं है, मेरी ग्रेजुएशन हुई इतने साल हो गए। यानी ये तो वो वाली डिग्री है जो आपकी क्वालिफिकेशन बताती है, आपकी ग्रेड्स बताती है। ए रैंक और ग्रेड ये क्या बताती है बच्चों? ये आपकी रैंक बताती है या फिर ग्रेड बताती है। और जब ये इसके पीछे एस लगता है तो इस डिग्री का प्लूरल नहीं बनाना, इस डिग्री के पीछे एस लगा के वो प्लूरल भी बन जाता है। भाई मेरी भी डिग्री नहीं आई, मेरे फ्रेंड की भी डिग्री नहीं आई, उसके फ्रेंड की भी नहीं, तो हमारी डिग्रीज नहीं आई अभी तक, ओके है। लेकिन जब ये डिग्रीज एक और नाउन की तरह काम करता है बच्चों, तो उसका मीनिंग होता है अंश। कहते भी है ना आंशिक रेखा, वो उसमें ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं। तो ये होता है, उसका मतलब होता है अंश, यानी उसका वर्ड क्या लगता है, उसका मीनिंग होता है द एक्सटेंट मेजरमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की मेजरमेंट करना, वो मेजरमेंट ही तो करता है, द एक्सटेंट मेजरमेंट ऑफ समथिंग। भाई ये कह रहा है 15 डिग्रीज, यानी ये 15 को मेजर ही तो कर रही है डिग्रीज। और ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है, डिग्रीज और सेल्सियस, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या है? दो नाउन से मिलकर बना है, कोई इशू नहीं है। कंपाउंड का मतलब पता है? केमिस्ट्री पढ़ी है क्या? केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो मैथ तो सबने पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी किसी चीज़ को मिला के कुछ नया क्रिएट हो जाता है, उस चीज़ में कहते हैं कंपाउंड। केमिस्ट्री पढ़ी है, रसायन विज्ञान पढ़ा है, तो उसमें भी होता है, कंपाउंड्स नहीं बनाते, सोडियम से हाइड्रोजन पास करवा दी, कभी कुछ करवा दिया, तो वो कंपाउंड। इसी तरह ये कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिलकर बनाए, बनने दो, हमें क्या दिक्कत है। आगे आ जाओ, 10th सेंटेंस को एक बार देखो। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड QR कोड बेस्ड डिजिटल एंट्री पास सिस्टम फॉर लॉयर्स सीकिंग टू एंटर इन द कोर्ट प्रीमिसेस फॉर फिजिकल हायरिंग फ्रॉम जनवरी 25 ऑनवर्ड्स। भाई ये क्या कहता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो एक पास सिस्टम बनाएगी कि भाई कोर्ट प्रीमिसेस में जो भी आए हायरिंग के लिए उसे वो पास दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। सीखने वाली बात, एंटर, हमने किसी क्लासेस में किया था बच्चों, जब एंटर इन बिजनेस डील एग्रीमेंट हो तब तो प्रेपोजिशन लगा सकता है, लेकिन जब हाउस ऑफिस या कहीं और जाएगा, कैपिटल में जाएगा, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगाता, यानी इनको काट देते। एंटर ओके था, इनको हटा देते, क्योंकि जहाँ जा रहे हो उस चीज़ को देख सकते हो, छू सकते हो, उसकी कोई ना कोई बिल्डिंग है। प्रीमिसेस का मतलब ही होता है बिल्डिंग टाइप या उसका क्षेत्र टाइप। सीखने वाली चीज़ एक और मिली, हियरिंग। आज तक तो हमने सीखा था कि भाई हियर के पीछे ING नहीं आता, और यहाँ आ गया तो ये कैसा अनर्थ हो गया बच्चों।
ये कैसा पाप हो गया। हियरिंग के पीछे आईएनजी आ गया और ये फिजिकल हियरिंग थी। फिजिकल यहाँ पर एडजेक्टिव था, ये हियरिंग एक अलग नाउन था। इसका मतलब होता है सुनवाई। कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है तारीख पर, उसे कहते हैं बच्चों सुनवाई। ठीक है, आगे बढ़े। और इसमें कोई बताने वाली चीज़ मेरे हिसाब में तो थी नहीं भाई। द डिजिटल एंट्री पास विल बीन द डिजिटल एंट्री पास विल बीन, यहीं गड़बड़ मिल गई। जनरेटेड एंड इशूड बाय द हाई कोर्ट रजिस्ट्री 1 day इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ केसेस। कहता है भाई जो पास होगा ना वो एक दिन पहले ही बना दिया करेंगे एडवांस में, ताकि दिक्कत ना हो। एरर तो मुझे पढ़ते ही मिल गया था। कितनी बार सीखा बच्चों। विल, शेल, कैन, कुड, मोडाल के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म। तो यहाँ बीन नहीं, यहाँ क्या आना था, बी आना था। विल, शैल, कैन, कुड में माइट इन मोडाल्स के साथ वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ बीन नहीं बी आना था। चलो ये चीज़ हमने सीखी। आज आपके लिए एक होमवर्क है। वैसे मैं कभी होमवर्क देता नहीं, आज देता हूँ। कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताए, जिसको भी पता हो, कि भाई मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती क्यों है। क्यों वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है मोडाल के बाद, क्यों बीन नहीं लगा सकता, क्यों बीइंग नहीं लगा सकता। आप सब इस चीज़ पर काम करो, सोचो। फिर नेक्स्ट किसी सेशन में मैं बताऊंगा। और मैं कब बताऊंगा भाई, जब तुम 2-3 बार कमेंट में पूछोगे कि बता दो ऐसा क्यों होता है, तब। नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा जब तक। तो आगे आ जाओ। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू हियर ए पेटिशन बाय सम परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिल्ली जिमखाना क्लब चैलेंजिंग द क्लब्स रूल दैट डिनाइज green card to the children of permanent member who did not enjoy the facilities of the club as minor। भाई क्या कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ना एक डिसीजन लिया है कि हम एक पेटिशन को, एक याचिका को सुनेंगे। पेटिशन होता है याचिका। किसने दायर की, जो परमानेंट मेंबर थे दिल्ली जिम खाना क्लब के, उन्होंने, कि भाई हमको तो अधिकार देते हो, हमारे बच्चों को क्यों नहीं अधिकार देते। यानी जिम खाना क्लब का एक रूल था, और वो रूल क्या करता था, दैट डिनाइज, यानी डिनाई कौन करता था, रूल करता था। और रूल कैसा था बच्चों, रूल सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब भी कैसी ली, सिंगुलरली। हो गया रूल वेरीफाई। वो कहते हैं कि भाई जो परमानेंट मेंबर है ना, उनके बच्चों को भी ऑलरेडी ग्रीन कार्ड दे दो, तो ऐसे नहीं देंगे। इस चीज़ का क्लब का रूल था और इसे इन्होंने चैलेंज किया। जिम खाना क्लब क्या होता है, हिसार में भी जिम खाना क्लब है भाई। एक तरह का इनकी बिल्डिंग टाइप होती है, जो आदि गवर्नमेंट की अधिकार होते हैं, आदि कोई प्राइवेट बंदे मिलके बनाते हैं सोसाइटी। और बहुत A1 लग्जरियस चीज़ें उसके अंदर होती है। स्विमिंग पूल भी होता है, खाना भी अच्छा होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती है। मिलती किसको है भाई, जो A ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, वो इधर उधर आना जाना चाहे। B ग्रेड ऑफिसर्स हो गए तो वो होटल्स में नहीं रुकते, वो जिम खाना क्लब में रुकते हैं। और फिर जो इनके मेंबर्स होते हैं वो भी इन सुविधाओं को यूज़ करते हैं। खर्चा जो भी लगता है, आधा खर्चा गवर्नमेंट भरती है, थोड़ा बहुत खर्चा प्राइवेट वाले भरते हैं। प्राइवेट वाले कुछ नहीं भरते भाई, बिल एक्स्ट्रा बना देते, सारा कुछ सरकार के खजाने में से चपत लगती रहती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो मेंबर बना दिया, हमारे बच्चों को भी तो बना दो, वो भी तो लुत्फ उठाए ज़िंदगी के। उन्होंने क्या पाप किए। तो यहाँ एरर क्या मिला भाई, यहाँ एरर मिला डिड नॉट इंजॉयड। आप सब बच्चों ने सीखा है डिड के बाद V1 आता है, डिड के बाद V1 आता है, इसीलिए इंजॉयड नहीं, यहाँ आना था इंजॉय। एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ, मेरे दिमाग में आ गई। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि डिड के बाद बच्चों V1 क्यों आता है। ये भी आपका होमवर्क है। ये रूल्स आपको आते हैं, लेकिन इन पर थोड़ा सोचो तो सही कि डिड के बाद V1 क्यों आता है। ये मैं बताऊंगा आगे किसी नेक्स्ट सेशन में। पहले आप सोचो, सोच के कमेंट में पोस्ट करो। सीखने वाली बात मुझे क्या मिली बच्चों, मुझे सीखने वाली बात मिली जो ये इंजॉय वर्ब थी ना, जो ये इंजॉय वर्ब थी बच्चों, ये कैसी वर्ब थी, ये इंजॉय मेरी ट्रांजिटिव वर्ब थी। अगर अभी आपने ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नोटबुक में नोट कर लेना, जब सर पढ़ा दें उसके बाद सोचना इस चीज़ को। ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब थी। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है बच्चों, उसे हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहिए इसीलिए इंजॉय को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं आपका एक सवाल दूर करता हूँ, हमने कई बार पढ़ा होगा, वी इंजॉय एट मूवीज़। भाई हम फिल्म देखने गए और हमें बड़े मज़े आए। वी इंजॉय एट मूवीज़। ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से गलत है। बोल सकते हैं, स्पोकन में चल जाता है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि मैंने अभी अभी सिखाया है आपको कि जो इंजॉय है वो कैसी वर्ब है, वो एक मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। एट मूवीज़ इसका ऑब्जेक्ट नहीं था। वी इंजॉय वेयर, मैं कहूँगा कहाँ पर आप लोगों ने इंजॉय किया।
वेयर डू यू इन्जॉय, भाई कहाँ तुम लोगों ने इन्जॉय किया? आप कहोगे सर एट मूवीज, यानी ये तो वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर है तो ये एडवर्ब है। तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब तो रोना पीटना मचा देगी कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट तो लेकर आओ। इसीलिए बच्चों इस इन्जॉय के बाद हम लगाते हैं वी इन्जॉय आवर सेल्फ एट दी मूवीज़। भाई हमने इन्जॉय किया आवर सेल्फ एट दी मूवी, क्योंकि इस वर्ब ने रोना पीटना मचा दिया कि मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब बनानी थी। ठीक है। और एक और चीज़ कई बार ऐसे भी बोल देता है ना, वी इंजॉयड द मूवी। अब इसने नहीं लगाया आवर सेल्फ। अब क्यों नहीं लगाया बच्चों? क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसको मिल गया इसका ऑब्जेक्ट, भाई इसको मिल गया। मैं पूछता हूँ कहाँ, मैं पूछता हूँ आपने क्या इन्जॉय किया, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट डिड यू इन्जॉय, भाई तुमने क्या इन्जॉय किया, तो ये कहता है जी मूवी। भाई मूवी को एंजॉय किया, अब इसको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिल गया, इसीलिए यहाँ पर आवर सेल्फ वगैरह का कोई भी चीज़ चक्कर नहीं डाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ एग्जाम में पूछता है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता, Justice Mukta Gupta rejected the argument made by Delhi Gymkhana Club that the plea was not maintainable as a remedy in the present case lie only with National कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। भाई जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने क्या करा है जी, रिजेक्ट कर दिया आर्ग्यूमेंट को जो दिल्ली जिम खाना क्लब ने लगाया था कि भाई जो प्ली जो याचिका है उसको आप मत देखो। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरह की रेमेडी है इन द प्रेजेंट केस लाई। सीधी सी बात थी भाई, एरर देखना था मुझे, देखते ही मिल गया एक वर्ब लाई। एक वर्ब मुझे दिखी बच्चों लाई, और इस लाई का मुझे सब्जेक्ट मिला प्रेजेंट केस। केस एक है या कई सारे हैं? केस है या केसेस है? केस है यानी सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगा दो, सिंगुलर लगा दो। भाई एग्रीमेंट तो निभाना है, सर ने सिखाया ना सब्जेक्ट और वर्ब की शादी कैसे हुई थी, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, शादी तो इनको निभानी पड़ेगी, इसलिए इसने लाइज लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। Beside the membership, the facilities of the club can be enjoyed by the spouse and dependent members। ये कहता है कि भाई जो मेंबरशिप है ना, मेंबर्स तो एंजॉय कर ही सकते, उसके अलावा उनका स्पाउस, स्पाउस होते हैं भाई कपल, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, ये चीज़। तो मान लो वाइफ अगर उस क्लब की मेंबर है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उसका हस्बैंड चाहे बस स्टैंड पे सारा दिन ताश खेलता हो, वो ऑटोमेटिक इस क्लब की मेंबरशिप के लुफ्त उठा सकता है। ठीक है। तो ये क्या कहता है, बिसाइड द मेंबरशिप द फैसिलिटीज ऑफ द क्लब कैन बी इंजॉयड बाय द स्पाउस एंड डिपेंडेंट मेंबर। और जो डिपेंडेंट मेंबर्स है भाई उन पर भी कर सकता है। ये इस तरह की आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, सुनवाई चल रही है इसके ऊपर। सीखने वाली बात मिली बिसाइड, सीखने वाली बात मिली बिसाइड। भाई बच्चों दो प्रपोजिशन होती है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। एक होता है बिसाइड और एक होता है बच्चों बिसाइड्स। देखो इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में। याद कैसे करोगे, मैंने कैसे याद करा था भाई, एक बेंच है, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा और आ गया, ये कह रहा है मेरे को भी बिठा लो यार, तो ये क्या कहेगा, थोड़े थोड़े साइड हो जाओ, थोड़े थोड़े साइड 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 साइड, यानी ये बोलेगा बिसाइड, भाई मैं तुम्हारी बगल में बैठूंगा। इस चीज़ का मतलब होता है बिसाइड। जैसे मैं बोल दूँ आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, और ये हिम कौन है भाई, ये हिम कोई बड़ा सिंगर है, मैं कहता हूँ मैं उसके बगल में ही बैठा था यार, बिल्कुल। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। और इस बिसाइड्स में यहाँ एक बिसाइड हो गया और ये होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है अलावा, के अलावा, इन एडिशन टू, भाई के अलावा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे किसी ने नोटबुक दी, मैं आपसे कहता हूँ दे हैव गिवन, भाई कोई क्या कर रहा है, नोटबुक्स वगैरह बुक्स वगैरह बांट रहे हैं, तो कहते हैं दे हैव गिवन नोटबुक्स, उन्होंने नोटबुक्स तो दी ही दी, बिसाइड्स बुक्स, भाई उन्होंने किताबें भी बांटी और उन्होंने नोटबुक्स भी बांटी, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ क्या आना था, ये कह रहा है किसके अलावा, भाई मेंबरशिप दे दो, बिसाइड द मेंबरशिप, जो मेंबरशिप तो मिलती ही मिलती, उसके अलावा फैसिलिटीज़ कौन कौन उठा सकता है। तो यहाँ बिसाइड्स आना था, एक प्रपोजिशन का एरर था, छोटा सा एरर था, कोई ज़्यादा बड़ा एरर था नहीं। आगे पढ़ लो एक बारी। 6 persons were detained for allegedly raising Pakistan Jindabad slogans on Sunday near Khan Market metro station, police said। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हुई भाई, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था। 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, किस लिए? उनको डिटेंड, गिरफ्तार नहीं होता, उन्हें रोक लिया, उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया, डिटेंड होता है। आपने पढ़ा होगा जब कोई बच्चा वगैरह फेल हो जाता है तो भाई उसके रिपोर्ट कार्ड में फेल नहीं लिखते, उसके रिपोर्ट कार्ड में डिटेन लिखते हैं। डिटेन का मतलब ही है कन्फाइंड समवेयर, भाई इसे रोक लिया गया इसी क्लास में, ये अभी थोड़ी और मेहनत करे। ठीक है। 6 पर्सन वर डिटेंड फॉर एलिजेडली रेजिंग, भाई 6 लोगों को पकड़ लिया, किस लिए पकड़ लिया?
क्योंकि कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स लगा रहे थे। कहाँ लगा रहे थे? नियर खान मार्केट मेट्रो स्टेशन। नियर खान मार्केट कहाँ गया नियर खान मार्केट मेट्रो स्टेशन, द पुलिस सेड। इसके अंदर कोई एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। सीखने वाली कुछ बातें थी। पर्सन, मैंने बताया था बच्चों, एक पीपल होता है और एक पर्सन होता है। देखो पीपल जनरल वे में यूज़ हो सकता है, हम सब क्या है? पीपल हैं, हम सब क्या है? पीपल है। लेकिन पर्सन्स जो होता है कोर्ट की लीगल टर्म्स में यूज़ होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई जिन बंदों ने ये किया है, पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस विल बी पनिश्ड। कोर्ट कहती है कि भाई पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस विल बी पनिश्ड है। वो पीपल नहीं कहेगी, पीपल तो सारे ही नागरिक हो गए। वो क्या कहेगी? पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस विल बी पनिश्ड। ठीक है, ये था। और भाई इन लोगों को छोड़ भी दिया गया था, मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने क्या कहा? इनके पास थी 2 बाइक, 3 बंदे इसके ऊपर, 3 बंदे इसके ऊपर। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी? इन्होंने कहा कि हम तो बाइक रेस लगा रहे थे और इस ग्रुप का नाम था पाकिस्तान, इस ग्रुप का नाम था हिंदुस्तान, तो हम तो इस ग्रुप वाले अपने आप को चीयर कर रहे थे, हम तो इसीलिए ये स्लोगन लगा रहे थे। और ये एक्सप्लेनेशन दे के ये छूट भी गए। देख लो कैसा वो बना दिया इन्होंने मजाक कानून का। सच्ची की बात है, ये एक बार की अब कटिंग है एज इट इज़। आगे पढ़ते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सच ए फिनोमिनॉन ऑन डे टू डे लाइफ नीड टू बी टेकन इन टू अकाउंट। भाई एक बात देखो, इम्पैक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लाइव्स नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन के बाद है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वो तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑफ सच ए फिनोमिनन, ऑफ भी प्रेपोजिशन और ये भी इसका ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? इम्पैक्ट बच्चों मेरा सिंगुलर है, और जब इम्पैक्ट सिंगुलर है तो यहाँ नीड्स आना चाहिए बजाय कि नीड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नीड्स, क्योंकि सीखा है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। देखो कितने बेसिक से एरर मिल रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। At this juncture, recognizing the impact of the pandemic on adolescent girls can help to mitigate some these problems. Can help to mitigate some of these problems. इसके अंदर क्या एरर मिला भाई? Can help to mitigate। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया मिल गया। देखते हैं भाई, ये कह रहा है कि एट दिस जंक्चर, बेसिकली क्या हो रहा है? कोरोना की बात करें कि इस स्टेज पे क्या होता है, हमें इम्पैक्ट पहचानना होगा इस पेंडेमिक का, इस महामारी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा भाई? एडोलसेंट गर्ल्स के ऊपर पड़ा। जो युवा अवस्था में जो लड़कियां वगैरह थी उनके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ा युवा अवस्था में। ठीक है, कोरोना का। एरर क्या मिला भाई? एरर मिला हेल्प का। आपने सीखा था हेल्प, देखो किसके लिए आई बच्चों, एक बार देखो। एडोलसेंट गर्ल एट दिस जंक्शन रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन एडोलसेंट गर्ल कैन हेल्प। देखो इम्पैक्ट कैन हेल्प, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट कैन हेल्प। भाई ये पूरा सब्जेक्ट बना, रिकॉग्नाइजिंग हेल्प करेगी ना, तो रिकॉग्नाइजिंग के लिए कैन आई, कैन के बाद नेचुरल वर्ब बाई हेल्प। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट कैन हेल्प, या एक और सेंटेंस बना देता एंड मिटिगेट सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो भाई मुझे एक बात बताओ, टू मिटिगेट तो 2 + V1 थी और ये तो इन्फिनेटिव था। लेकिन मैंने तो सीखा है क्लास में, मैंने क्या सीखा है बच्चों? मैंने सीखा है लेट, मैंने सीखा है बिड, मैंने सीखा है हेल्प, मैंने सीखा है मेक। जब भी ये 4 वर्ब आ जाएं तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, 2 + V1 नहीं आएगा। और बेयर इन्फिनेटिव आएगा तो इस 2 की हत्या कर दो, मिटिगेट, कोई इशू नहीं है। कैन हेल्प मिटिगेट सम दीज प्रॉब्लम, क्योंकि भाई हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, इसीलिए यहाँ 2 की बजाय डायरेक्टली V1 लगाई। ठीक है, एक चीज़ और, सम दीज प्रॉब्लम में कुछ बच्चों ने एरर तो मार्क किया होगा, उन्हें लगा होगा सम दीज प्रॉब्लम नहीं, सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल ओके है। सम प्रॉब्लम्स बोल सकता हूँ, सम प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, और मैं दीज प्रॉब्लम्स बोल सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। और हमने क्लासेस में बहुत बार सीखा है कि एक नाउन के लिए n नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ सकते हैं। देख लो, सम भी आ गया, दिस भी आ गया, एक नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आ गए, आने दो, कोई इशू नहीं है, n नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, एरर था 2 हटाना था। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव बिगर ड्रीम्स बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, सेज डेली बेस्ड कार्तिक्या गोल। इट इज़, ये क्या है भाई? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, हमने सीखा इट की एक शीट है भाई, ऑफिस से ले जाओ, बहुत सारी पढ़ी हैं, वो हमारे पढ़ने के लिए थोड़ी, आपके पढ़ने के लिए ही हैं। अपनी मर्जी से ही कर लेते हो, लेके ही नहीं जाते, ले जाओ इस शीट को।
इट इज़ ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव बिगर ड्रीम्स। भाई बिगर तो एक कंपैरेटिव डिग्री थी और मैंने सीखा कंपैरेटिव डिग्री होती तो कहीं ना कहीं देन लगाता या मुझे पता तो लगता किस चीज़ का कंपेयर कर रहा है। ये तो कंपेयर ही नहीं कर रहा है, ये तो सीधी सी बात कह रहा है। मैं कहता हूँ बड़े सपने देखो, मैं ये थोड़ी कहता हूँ और बड़े सपने देखो, मैं कहता हूँ भाई बड़े सपने देखो और बड़े नहीं। तो यहाँ बिगर नहीं, यहाँ तो बिग ड्रीम आना था। बंदा क्या कहता है, बंदा कहता है कि भाई बहुत ज़रूरी है बड़े सपने देखना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कड़ी मेहनत करना उन्हें पूरा करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कड़ी मेहनत करोगे तो सपने कहाँ से देखोगे भाई? नींद ही ऐसी आएगी, कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एरर था, बिगर काट के बिग लगाना था। I will be attending Babson College in Boston, the US, and all my projects can be carry forward. I will be attending, ये कैसा टेंस है बच्चों? ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। टेंस भी सोचा करो, ये कैसा टेंस है? ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, या कह सकता हूँ ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी जो चीज़ फ्यूचर के किसी टाइम तक जारी रहेगी, मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, यही तो कह रहा है। आई विल बी अटेंडिंग बेब्सन कॉलेज इन बोस्टन द यूएस। भाई यूएस से मैं बेब्सन कॉलेज में बैठा हूँगा, उसको अटेंड कर रहा हूँगा। ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल माई प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड। देखो ऑल माई प्रोजेक्ट, ऑल के बाद प्लूरल नाउन लगाया, प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरी नहीं बच्चों, यहाँ एरर बनाना था। कैन बी कैरिड, कैन बी कैरिड, क्योंकि पैसिव फॉर्म थी, ये पैसिव भी तो फॉर्म थी। ये एक अलग सेंटेंस था और ये एंड के बाद एक अलग सेंटेंस था। ऑल माई प्रोजेक्ट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बाय मी। अब ऑब्वियस सी बात थी, मेरे प्रोजेक्ट तो मैं ही करूँगा, इसलिए इसने बाय मी को इसको हटा दिया, सीधा इतना लिखा ऑल माई प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ आना था कैन बी कैरिड, क्योंकि हमने सीखा है पैसिव वॉइस में मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही थे मेरे आज के कुछ एरर, उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख पा रहे हो। देखो भाई आज कुछ अलग देने की कोशिश की। PQRS, भाई एग्ज़ाम SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी पूछ सकता है। इंग्लिश में एक लैंग्वेज है तो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए आपको। तो मैंने कोशिश की कि थोड़े से PQRS की प्रैक्टिस करवाऊँ। अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, इसलिए 2 या 3 डाले, धीरे धीरे बहुत टिपिकल लेवल बना देंगे इसका। 4 की बजाय 6 ऑप्शंस भी आएंगे और यहाँ ABCDEF भी आएगा। तो एक बार ही देखो PQRS कैसे करते हैं। पैराजंबल बोलते हैं इनको PQRS बोलते हैं। इन्हें करते कैसे बच्चों? इन्हें करने के लिए एक सेंस बनाते हैं। देखो या तो आप ऑप्शंस पढ़ लो, लेकिन ऑप्शंस तो आप पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चों? एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। देखो अभी हम सीख रहे हैं, ये शीट अगर मुझे एग्ज़ाम में करनी होती बच्चों तो मुझे मुश्किल से इस शीट को करने में 7 या 8 मिनट लगती, क्योंकि एग्ज़ाम में तो फटाफट करनी है चीज़ें, अभी तो सीख रहे हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे ऑप्शंस पढ़ के सेंस बना लूँ, इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, थोड़ी सी सेंस बनाते हैं और कुछ पेयर छांटते हैं, फिर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं और राइट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं ताकि चीज़ जल्दी से हो। भाई ऐसे एग्जाम में 8-10 आ जाएंगे तो सारे ऑप्शंस तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आओ एक बारी सेंस बनाते हैं। सेंस बनाने के लिए जैसे स्टोरी में करते थे, सारी स्टोरी पढ़ते हैं, फिलर्स में करते हैं, ऑप्शंस नहीं देखते, वैसे ही पूरा पढ़ो। क्या कहता है? ये कहता है माई सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स विच रियली हेल्प्स। ठीक है, पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आई वॉज डायग्नोज्ड व्हेन आई वॉज यंग एंड फॉर मी टू स्टडी इन स्कूल वॉज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। इन इंडिया मेंटल हेल्थ इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम। इतना पता लगा कि कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। कह रहे भाई मेंटल हेल्थ भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। मेरी सिचुएशन इम्प्रूव कैसे हुई? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में चला गया। और मुझे डायग्नोज कब किया गया? डायग्नोसिस नहीं होता बीमारी के लिए, पता लगता है जब डायग्नोसिस होती है कि कोई बीमारी है। मुझे डायग्नोज कब किया गया? भाई जब मैं यंग था और स्कूल वगैरह में पढ़ना मेरे लिए हमेशा से ही एक दिक्कत रहती थी। आ जाओ सेंस बनाने की कोशिश करो। मैंने देखा इट, पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। भाई इट का पता ही नहीं लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था इट डमी सब्जेक्ट, आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तो मुझे मालूम ही नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। तो मैं बी से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मालूम ही नहीं क्या है। बी से स्टार्टिंग नहीं कर सकता, तो इस ऑप्शन को तो मैंने उड़ा दिया। अब बारी आई 3 की, 3 में से छांटते हैं। देखो इन इंडिया मेंटल हेल्थ इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम। यहाँ से कुछ स्टार्टिंग अच्छी सी बनी। कह रहा है भाई भारत में ना मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी दिक्कत है और लोग तो इस समस्या के बारे में बात भी नहीं करते। अब मुझे पता लगा कि ये जो इट था ये इस मेंटल हेल्थ के लिए आया, यानी एक पेयर मुझे निकल कर मेरे सामने आया DB।
मेरे सामने आया डीबी, मैंने कहा भाई डीबी की एक सेंस बनती है, पहले बताएगा कि भारत में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी समस्या है और लोग इस पर बात भी नहीं करते। तो अब मैं देखता हूँ डी और बी इकट्ठे आने चाहिए, इसको तो मैंने पहले काट दिया था, यहाँ डी बी इकट्ठे नहीं थे, इसको काट दिया, यहाँ भी डी बी इकट्ठे हैं, यहाँ भी डी बी इकट्ठे हैं। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस थोड़े टेढ़े सेट किए ताकि सोचने पर मजबूर हो जाओ। डी बी, भाई डी और बी की बात हो गई। अब क्या करना है, अब सिर्फ ए और सी में रिलेशन ढूंढना है, ए पहले आएगा या सी पहले आएगा, क्योंकि यही तो फ़र्क है इन दोनों ऑप्शंस में। कहता है माई सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स विच रियली हेल्प, आई वॉज डायग्नोज्ड व्हेन आई वॉज यंग। भाई एक बात बताओ, यहाँ कह रहे हैं मेरी इस परिस्थिति में सुधार हो गया। मेरी परिस्थिति में सुधार कब होगा, जब मुझे कोई दिक्कत होगी। अभी तक तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है भी नहीं। इस सेंटेंस को पढ़ के पता लगा कि आई जो ये बंदा, इसको कोई दिक्कत थी। इसने कहा है कि भाई मुझे कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम का पता होगा तभी तो उसमें सुधार होगा। या पहले ही सुधार कर लोगे, बाद में पता लगेगा प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम पता चलेगी तब सुधार होगा। यानी मुझे एक सेंस मिली, पहले सी काम, पहले प्रॉब्लम पता चली फिर जाके सुधार हुआ। सी ए, यानी पेयर बनना था सी ए। अब सी ए ढूंढ लो, ए सी भी नहीं हो सकता, सी ए ही पेयर है, यानी इसका आंसर हो गया थर्ड। अब जब इतना बना लो बच्चों, तब एक बारी पूरी सेंस लगाओ, क्योंकि हम सीख रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है करने का। तो इसे अब सेंस बना के पढ़ते हैं। डी बी सी ए, देखो, इन इंडिया मेंटल हेल्थ इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम, पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई was diagnosed when I was young and for me to study in school was always a problem. My situation has improved because of playing sports which really help. अब सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से PQRS करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोनी। थोड़ा टाइम PQRS में लगता है, भाई अच्छी चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है, तो घबराना नहीं है। आओ दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट हैव फॉरगॉटन दैट क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन गेम, प्ले द गेम हार्ड बट फेयर एंड ट्रीट द गेम द ओपोजिशन अंपायर्स एंड फैंस विद रिस्पेक्ट। ये कहता है भाई ऑस्ट्रेलिया को भूलना नहीं चाहिए कि क्रिकेट जो है ना एक जेंटलमैन का गेम है। भाई जेंटलमैन का ही गेम है। क्रिकेट खेलने की शुरुआत किसने की थी, इंग्लैंड ने की थी, और इंग्लैंड वाले जेंटलमैन ही थे, सारों को गुलाम बना दिया था उन्होंने एक टाइम पे। तो कहता है ऑस्ट्रेलिया को ये बात भूलनी नहीं चाहिए, और गेम को अच्छे से खेल लो और अच्छे तरीके से खेल लो, और जो दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं, अंपायर हैं, फ़ैन हैं, उनके साथ इज्जत से पेश आओ। आई हैव रियली इंजॉयड वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ब्रेव एंड रिसाइलेंट बट डिप्लीटेड इंडियन क्रिकेट टीम बैटलिंग अवे अगेंस्ट द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग आउटफिट। ये कहता है भाई मैंने रियली इन्जॉय किया, और क्या इन्जॉय किया, देखो ऑब्जेक्ट दे रहा है, वॉचिंग द प्रोग्रेस, भाई प्रोग्रेस को इन्जॉय किया, देख लो यहाँ ऑब्जेक्ट दे रहा है इन्जॉय को, ऑफ द ब्रेव एंड री साइलेंट बट डिप्लीटेड इंडियन क्रिकेट टीम। भाई जो अभी मैच हुआ था उसमें इंडिया के सारे अच्छे खिलाड़ी थे ही नहीं, नए नए लड़के थे, लेकिन फिर भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, उस बारे में ये थोड़ी सी बात कर रहा है। बैटलिंग अवे, बैटल का मतलब होता है लड़ाई करना, बैटलिंग अवे लड़ाई करे थे, अगेंस्ट किसके साथ लड़ाई कर रहे थे, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग आउटफिट, जो वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर्स हैं उनके सामने लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले काम ही ये है, इसको पढ़ो, एक पार्ट को पढ़ो, सेंस बनाओ, बी पार्ट को पढ़ो, सेंस बनाओ, फिर सोचेंगे अरेंजमेंट कैसे करें, पहले सेंस तो डेवलप करें। I just wanted to congratulate readers in India on their wonderful cricket team. In addition, the team needs to be congratulated for the way it conducted itself. देखो itself फिर मिल गया, मिल गए itself से, itself भी there is a catch to it की शीट में था। ले जाओ भाई, प्लीज़ प्लीज़ ले जाओ, ऑफिस में बहुत पड़ी हैं, मेरे को लगता है मैंने एक्स्ट्रा निकलवा दी, कर लो इस शीट को। देखो क्या कहता है, यहाँ से मुझे एक सेंस मिली बच्चों, यहाँ से मुझे एक सेंस मिली। आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट रीडर्स इन इंडिया ऑन देयर वंडरफुल क्रिकेट टीम। भाई मैं रीडर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट होता है, कोई बंदा कुछ जीत के हमारे सामने आ गया तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्या तू कैसे खेला, हम सबसे पहले क्या कहेंगे, अरे भाई बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो यार, तू जीत गया। फिर हम पूछेंगे तुझे डर नहीं लगा यार, तूने कैसे किया, तेरा हौसला नहीं डगमगाया। यानी सबसे पहले बंदा कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये एक जनरल सी वे ऑफ टॉकिंग होता है भाई। तो ये भी सबसे पहले रीडर्स को, न्यूज़पेपर वो का एडिटर कह रहा है तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, और कॉन्ग्रेचुलेट करेगा तो मैंने एक सेंस बनाई कि सी सेंटेंस से स्टार्टिंग करेगा। अब ऑप्शंस काटो, देखो सी से स्टार्टिंग नहीं कर रहा, मैंने काट दिया, सी से स्टार्टिंग नहीं कर रहा, मैंने काट दिया। अब सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, यानी अगर मैं बी को नहीं भी पढ़ता तो भी मेरा काम चल जाता।
इसको मैंने थोड़ा आसान डाला क्योंकि भाई सी के बाद तो बी आना ही था, तो मैं बी को नहीं पढ़ता, मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है ए डी आएगा या डी ए आएगा, यानी डी लास्ट में आएगा या डी सेकंड लास्ट आएगा। अब मैंने देखा इन एडिशन टू, यानी अब मुझे डी और ए में पढ़ना है। और भाई इन एडिशन टू जनरली लास्ट सेंटेंस पर ही आता है। इन एडिशन यानी सारी बातें कह गया, उसके बाद हम कहते हैं अच्छा एक बात और कहनी थी भाई, इसीलिए इसने ए ये सारे सेंटेंसेस कह दिए, इसने सी कह दिया, बी कह दिया, ए कह दिया, अब ये कहेगा अरे एक बात और कहनी थी इन एडिशन टू दिस की, भाई ऐसा भी था। तो मुझे इतना पढ़ते ही देखो, एक में टाइम लगाना, इस वाले को इतना पढ़ते ही मैंने सेंस बना ली सी बी ए डी। एक बारी सी बी ए डी को पढ़ते हैं, सेंस बनाने की कोशिश करते हैं बनी भी है क्या नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कंग्रेचुलेट रीडर्स इन इंडिया ऑन देयर वंडरफुल क्रिकेट टीम। भाई जो भारतीय हैं मैं उन्हें उनकी बहुत ही भव्य टीम के ऊपर बधाई देता हूँ। ठीक है। आई हैव रियली इंजॉयड, मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ब्रेव एंड रिसाइलेंट बट डिप्लीटेड इंडियन क्रिकेट टीम बैटलिंग अवे अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग आउटफिट। ओके है जी। आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट हैव फॉरगॉटन दैट क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, प्ले द गेम हार्ड बट फेयर एंड ट्रीट द गेम द ओपोजिशन अंपायर्स एंड फैंस विद रिस्पेक्ट। इन एडिशन टू, इसके अलावा इन सब बातों के अलावा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, द टीम नीड्स टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर द वे इट कंडक्टेड इटसेल्फ। इसके अलावा मुझे टीम को इस बात पर भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए जिस हिसाब से उसने अपने आप को कंडक्ट किया है। ठीक है, ओके है। आगे बढ़ते हैं। एक बारी समझा दिया मैंने, इसका आंसर थर्ड आना था। भाई कैसे करना है ये भी बता दिया। सबसे पहले पढ़ के इनकी सेंस बनाओ, फिर पेयर ढूंढो, और फिर जो पेयर कंफर्म हो गया उस ऑप्शंस में देखो, जहाँ जहाँ वो पेयर नहीं है उसे काट दो, उसके बाद और सोचा करो। आगे आ जाओ बच्चों। द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर मोर देन 2 months अमिड द क्रूल विंटर इन दिल्ली। भाई जो किसान हैं 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस ठंड के अंदर। देयर सिंपलेस्ट डिमांड इज टू रिपील द 3 controversial फार्म लॉज इंट्रोड्यूस्ड surreptitiously ड्यूरिंग द लॉकडाउन। भाई जो ये 3 लॉ पेश कर दिए गए, उनके ऊपर थोप दिए गए, इन्हें रद्द कर दो। इतना पढ़ के ही मुझे एक बात समझ में आ गई बच्चों, इतना पढ़ के मुझे एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ जो देयर था ये फार्मर के लिए आया था, यानी देयर डिमांड किसकी, फार्मर की। यानी मैं अपने आप से गया कि बी किसी भी हालत में इससे पहले नहीं आएगा। पहले मुझे पता तो हो देयर क्या था भाई, देयर तो एक प्रोनाउन था ना। अरे प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। पहले कोई नाउन आए तभी तो वो उसे रिप्लेस करेगा, या पहले नाउन आया ही नहीं पहले ही प्रोनाउन लगा दोगे। पहले नाउन लगाओ फिर प्रोनाउन। तो यहाँ से मैं एक सेंस बना गया था कि ए और बी इकट्ठे आएंगे, बी किसी भी हालत में ए से पहले आना ही नहीं। एक बारी ऑप्शंस देख लो भाई, किसी हालत में बी ए से पहले आए तो उसे काट देना। देखते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ बी ए से पहले आया मैंने काट दिया, यहाँ बी ए से पहले आया मैंने काट दिया। अब सिर्फ ये 2 बचे, समझे। इसीलिए ग्रामर पर पकड़ बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अब सिर्फ 2 बचे, ए बी का पेयर यहाँ भी मेंटेन्ड है और ए बी का पेयर यहाँ भी मेंटेन। अब सी और डी का पेयर भी मेंटेन्ड है, लेकिन अब मुझे बस ये देखना है सी डी से स्टार्टिंग करूँ या सी डी से एंडिंग करूँ। आ जाओ भाई, सीधी सी बात थी, ए बी सी डी। इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एडामेंसी एंड नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड। भाई एडामेंसी होता है अड़ जाना, किसी चीज़ के पीछे अड़ जाना। एक स्टबर्न एटीट्यूड है, यानी हम झुकेंगे ही नहीं, वो रवैया है जी। इसको मैंने कैसे याद करा था, एडामेंट। भाई नाउन बनता है इससे एडामेंट, शायद एडामेंसी भी नाउन होता है और एडामेंट भी नाउन होता है। एक बार इसे चेक कर लेना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच मुझे याद नहीं आ रही क्या थी। एडामेंट। मैंने इसे कैसे याद करा, मैंने इसे याद करा, ये मैन जो है ना हर बात पे अड़ जाता है, और अड़ जाता है तो इसका रवैया कैसा है जी, इसका रवैया अड़ियल है। ये कैसा व्यक्ति है, ये एक स्टबर्न व्यक्ति है। तो कह रहे सरकार का रवैया ही ऐसा है कि अड़ चुकी है। एक वर्ड और छूट गया शायद बताना, सुरेप्टेटियसली। इसका मतलब होता है चोरी छुपे तरीके से किसी चीज़ को करना, चोरी छुपे तरीके से करना। भाई मैंने सीधा याद कर लिया था, कोई लिंक मेरे पास नहीं बना इसका। दैट हैव रिजल्टेड इन द गवर्नमेंट फार्मर टॉक्स बीइंग प्रोलॉन्ग। भाई एक बात बताओ, ये कह रहा है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ कह रहा है कि बातें और लंबी चल रही है। यानी क्या, किस चीज़ की बातें लंबी चल रही है। पहले एक सेंस तो मिलेगी कि ये बंदे प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी तो इसी वजह से जो बात थी इसे सोल्व करने की वो डिले हो रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो मुझे एक और सेंस मिली बच्चों कि पहले मुझे प्रदर्शन के बारे में बताना होगा, यानी पहले मुझे ए बी लगाना होगा, फिर मैं सी डी लगाऊंगा। इसका क्या ऑप्शन बना, ए बी सी डी। इसका तो फर्स्ट ही बन गया, बहुत अच्छे हो गया। यही थी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करो, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कहाँ कमी रह गई भाई, क्यों समझ नहीं आई, क्यों पसंद नहीं आई।
थैंक यू फ्रेंड्स।